हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा। और आप लोगों ने पिछली बार 6वीं शताब्दी के जो धर्म थे, जैसे कि बुद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी और इन सबसे इस्लाम वगैरह से जो क्वेश्चन आते थे उन सबको हमने कवर किया था। और अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य। ये हमारा लेक्चर होगा मौर्य साम्राज्य के ऊपर। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सिकंदर का, जैसे ही आप लोग जानते हैं, सिकंदर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करके चला गया। फिर उसके बाद उसने कुछ प्रांत जो थे वो अपने किन के हवाले कर दिए, अलग अलग राजाओं के हवाले कर दिए। जैसे कि ये आपका बैक्ट्रिया वाला जो प्रांत था, ये बैक्ट्रिया का प्रांत, ये किसके हवाले उसने कर दिया था? ये सेल्यूकस के हवाले कर दिया था। आपने देख ही लिया था पिछली बार। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का काल कब से कब तक था? इसका मौर्य साम्राज्य का काल था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चलिए हम लोग लिख लिख के देखते हैं। जहाँ मैप की जरूरत होगी वहाँ मैप भी दिखाऊंगा। देखिए, मौर्य साम्राज्य का मैप है यहाँ पर सेल्यूकस और बाकी जो उस मौर्य साम्राज्य के टाइम के अन्य राजा थे, अलग अलग रीजन, उनका मैप दिया हुआ है मैंने। चलिए, और यहाँ मुख्य पद और पदाधिकारी दिया हुआ है। इसे आप लोग पॉज करके आगे इनके बारे में डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हम लोग देख लेते हैं। अरे ये पेन, रुक जाइए। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आप लोगों ने बहुत ही फेमस, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। आप लोगों ने बहुत ही फेमस कहानी सुनी होंगी कि घनानंद के द्वारा अपमानित किए जाने पर इन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया और देखा कि टीका नाम ऐसा कौन सा बालक या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरे अपमान का बदला ले सके। तो वो गए, अपना इनको खोजे, और जब वो खोजते 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 साउथ इंडिया की तरफ पहुँचे, तब वहाँ जाके चंद्रगुप्त इनको मिला। चंद्रगुप्त जब मिला तो उस समय वह राजकीलम नाम का खेल खेल रहा था। देखा कि और बच्चों से राजकीलम में ये होता है कि एक मुर्गी होती है, वन मुर्गी टाइप का, उसको छोड़ दिया जाता है। उसको पकड़ने के लिए बच्चों को खेल खेलना होता है। तो पकड़ने के लिए और बच्चों से काफ़ी तेज और काफ़ी ज़्यादा होशियारी और सटीक लक्ष्य के साथ अपना ये काम कर रहा था। तो उसके बाद तब अपने क्या नाम है, इन्होंने उससे चंद्रगुप्त मौर्य को, जब छोटा था तो उसकी माँ से 1000 कर्णसापण में खरीदा और उसे लाकर ट्रेन किया। ट्रेन करके उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। तो चलिए, ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं, ये सब कहानियाँ हैं। मैंने आप लोग कहानियों को थोड़ा जानना भी जरूरी है, सारा कुछ एकदम पढ़ाई नहीं होता है। चलिए हम लोग देख भी लेते हैं अब इसके बाद अपने काम की चीज़ें। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था, इन्हें ही कौटिल्य कहते थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का 322 ईस्वी में इसने स्थापना करी। और इसका शासनकाल कब तक था? 297 ईसा पूर्व तक। 322 से लेकर 297 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना किसने करी है? अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने करी है। और अर्थशास्त्र की रचना के कारण इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने करी है, चाणक्य ने करी, और इसी कारण इन्हें, चाणक्य को, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली कौन था? इटली का एक लेखक था जिसने एक बुक लिखी थी, द प्रिंस। मैकियावेली कहा जाता है, मैकियावेली इनको कहा जाता है। और द प्रिंस में उसने बताया था कि एक राजा कैसा होना चाहिए, और वही बातें इन्होंने अर्थशास्त्र में ये मतलब समझिएगा कि धन विज्ञान से संबंधित है, धन नहीं, ये राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, और अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? कुल 15 अध्याय हैं। आप लोग शोर के लिए माफ़ कीजिएगा, शोर बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि रास्ते में घर है। 15 अध्याय हैं और इसके 180 जो हैं उप अध्याय हैं, उप अध्याय हैं। ठीक है, और इसमें कितने श्लोक हैं? कुल 6000 श्लोक हैं। पीईटी में पूछा हुआ था कि अर्थशास्त्र में कुल कितने श्लोक हैं, कुल कितने अध्याय हैं। सॉरी, श्लोक नहीं पूछा था, अध्याय पूछा था। और हम लोग श्लोक वगैरह भी देख लेते हैं। एग्जाम के पैटर्न का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। और कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में सप्तांग सिद्धांत, अर्थशास्त्र में इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिए। सप्तांग सिद्धांत दिए। सप्तांग सिद्धांत मतलब राज्य को चलाने के लिए 7 तत्व, राज्य सुचालन के 7 तत्व दिए कि एक राजा को कैसे राज करना चाहिए। उसके 7 तत्व होते हैं, 7 तत्व होते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके समय सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस था आपका सिकंदर का सेनापति, जिसे सिकंदर ने वापस जाते समय जो बैक्ट्रिया वाला प्रदेश था वो सेल्यूकस को दे दिया था। और सिकंदर ने सेल्यूकस ने आक्रमण किया, मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया, और इसमें सेल्यूकस की हार हो गई। ठीक है, और सेल्यूकस ने इसके बदले में क्या किया? सेल्यूकस की बेटी थी हेलेना, सेल्यूकस ने आक्रमण किया, हार गया, और इसकी बेटी थी हेलेना। हेलेना की शादी किससे करनी पड़ी? चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, मौर्य से करी।
ठीक है। और सेल्यूकस ने भी बेटी हेलेना का तो विवाह किया ही किया। और अराकान, अराकान आपका अफगानिस्तान में पड़ता है, मिटा दीजिए। अराकान, कंधार, काबुल व हेरात, फिर उसके बाद मकरान। मकरान को क्या कहा जाता था? जड्रोसिया, जड्रोसिया भी कहते थे मकरान को, जड्रोसिया, जड्रोसिया। ये प्रांत दहेज में देने पड़े, दहेज में मिला चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस की तरफ से, ठीक है। और उसके बाद चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दार्शनिक भी भेजा। उस दार्शनिक का क्या नाम था? मेगस्थनीज, मेगस्थनीज नाम का एक राजदूत भी भेजा। राजदूत बना के एक दार्शनिक था जिसे राजदूत बनाकर भेजा था सेल्यूकस ने, ठीक है। और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका, बहुत एग्जाम में पूछता है। इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और देखिए, इसे चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथों में कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे देखिए, यूनानी ग्रंथों में या जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, जैसे कि आपके विलियम जोन्स हो गए आपके, और उसके बाद स्ट्रैबो हो गए, जस्टिन हो गए आपके, जो पश्चिमी इतिहासकार हैं अधिकतर, ये सब जस्टिन हो गए, वो एरियन हो गए, ये सब सेल्यूकस के दरबार में रहते थे। निरियाकस हो गया, नहीं निरियाकस ने तो सेंट्रोकोटस। इन सब ने विलियम जोन्स, स्ट्रैबो, जस्टिन व यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है। चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा है, एंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त इसका नाम नहीं मिलता, इसको एंड्रोकोटस कहा गया यूनानी ग्रंथों में और पश्चिमी इतिहासकारों ने। और इसको निरियाकस नाम का एक इतिहासकार था, निरियाकस ने इसे क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ देता कि चंद्रगुप्त को यूनानी ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है, तो सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस, जो भी ऑप्शन में आप लोग चूज़ कीजिएगा। विलियम जोन्स ने 1793 में एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी। ये आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। विलियम जोन्स ने 1793 में। चाणक्य के बचपन का नाम, इसे कौटिल्य के नाम से जानते थे। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णु शर्मा, ये इसके चाणक्य के बचपन का नाम था, ठीक है। चंद्रगुप्त जब चाणक्य को मिला तो उस समय कौन सा खेल खेला था? राजकीय खेल खेला था। चाणक्य ने 1000 करसापण में उसकी माँ से खरीदा। करसापण उस समय की मुद्रा हुआ करती थी। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का जिक्र किया है। जो जस्टिन है वो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का वर्णन करते हुए कहता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो घनानंद के खिलाफ सिकंदर से हाथ मिलाने गया था, मगर सिकंदर ने इसे शायद खदेड़ दिया कि जो अपने राज्य का नहीं है वो मेरा सगा कैसे हो सकता है, कुछ ऐसा बनो इति सिकंदर को ऊंचा दिखाने के चक्कर में लिखा गया है जस्टिन के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदू कुश की पहाड़ी से पूर्व में बंगाल की खाड़ी, देखिए यहाँ पर आप मैप में देख लेते हैं। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वो हिंदू कुश की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ यहाँ पर कहीं, हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर, और फिर उसके बाद पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और कश्मीर में लेकर यहाँ कश्मीर से लेकर आपका यहाँ कर्नाटक तक था। ये वाला जो एरिया है आपका, पूरे भारत पे उसका भी साम्राज्य नहीं था, ये कर्नाटक वाले एरिया पे था, यहाँ ऐसे कुछ करके, इतना ही बड़ा बस, ठीक है। इसके बाद में धीरे धीरे और अशोक के समय ये साम्राज्य पूरा यहाँ तक फैल गया था आपका, ये यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे करके ये पूरा फैल गया था, मगर ये अशोक के समय फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय केवल इतना ही था, ये वाला जो नीली पेन इतिहास देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त के बाद कौन बना? बिंदुसार बना। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार बना। और बिंदुसार का कार्यकाल कब से कब तक था? बिंदुसार का कार्यकाल था 297 ईसा पूर्व से आपका 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासनकाल था। बिंदुसार इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके शरीर पर चकते चकते थे, काफ़ी बिंदु बिंदु कोढ़ टाइप का था, इसीलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा था। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ था? इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, ये अंतिम में क्या हुआ था, जब धीरे धीरे ये जैन धर्मावलंबी बन गया था चंद्रगुप्त। तो जैन धर्मावलंबी बनने के बाद चंद्रगुप्त ने 297 ईसा पूर्व में सिंहासन त्याग कर जैन धर्म ग्रहण कर लिया। और कहाँ चला गया? श्रवण बेलगोला चला गया। श्रवण बेलगोला आपका कर्नाटक में पड़ता है, जहाँ बाहुबली की मूर्ति है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है, महावीर स्वामी बाहुबली की मूर्ति है वहीं पर, 57 फीट ऊँची, ठीक है। वहाँ पर चला गया और जैन धर्म अपना लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और बिंदुसार को अपना राज्य सौंप दिया था। तो भाई हम लोग बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। बिंदुसार का नाम यूनानी ग्रंथों में क्या है? बिंदुसार का नाम अमित्रचेटक भी था,
बिंदुसार को अमित्र चेटक भी कहा गया है बिंदुसार को। ठीक है, अशोक इन्हीं का पुत्र था। इसने सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र चेटक व सिंहसेन के नाम से इसे जाना जाता है। अमित्र चेटक व सिंह। बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुधरी देवी। दुधरी देवी नहीं, दुधरी केवल था। बिंदुसार की माता जो थी वो थी दुधरी। सिकंदर के खिलाफ मशग राज्य की जो महिलाएं थी उन्होंने भी युद्ध लड़ा था, क्योंकि जो सैनिक थे, सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो उस टाइम जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। ये आपको मैं सिकंदर के आक्रमण बताना भूल गया था, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। मशग राज्य की महिलाओं ने लड़ा था। अब देखिए हम लोग चलते हैं बिंदुसार की तरफ वापस। बिंदुसार की माता का नाम रुद्री था और बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने सीरिया वही लेबनान वाला सीरिया आपका, सीरिया के राजा एंटियोकस, ये पूछ देता है, एंटियोकस प्रथम ने एक राजदूत भेजा था। क्या भेजा था? राजदूत भेजा था। और अंजीर राजदूत का नाम क्या था? डायमेकस। ये एग्जाम में पूछा हुआ कि एंटियोकस ने जो राजदूत भेजा था उसका नाम क्या था, या बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत का किस राजा ने भेजा था? एंटियोकस ने भेजा था और उस राजदूत का क्या नाम था? डायमेकस नाम था। और डायमेकस अपने साथ क्या लेकर आया था? अंजीर व अंगूर की शराब। हालांकि बिंदुसार ने एक दार्शनिक की भी मांग थी, मगर एंटियोकस ने उस दार्शनिक की मांग को ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि सीरिया में दार्शनिक दूसरे देश भेजने की परंपरा नहीं थी कि अपने यहाँ का जो दार्शनिक था उसे दूसरे देश भेजेंगे तो वहाँ पे दर्शन सिखाएगा, वहाँ के लोग विद्वान हो जाएंगे। इस दृष्टि से वहाँ पे एंटियोकस ने दार्शनिक नहीं भेजा था, केवल राजदूत भेजा। और शराब की मांग की थी बिंदुसार ने, तो शराब भेजी थी। जैसे व्यापार होता था तो अपना एक राजा दूसरे राजा को थैंक यू के रूप में कुछ भेजता था या कुछ मांग लेता था तो दूसरा राजा भेज दिया करता था। और बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। ठीक है, और अब यही केवल इतना ही बिंदुसार के बारे में आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अशोक के बारे में ज़्यादा आप लोगों का, अशोक का बाकायदे पीईटी में आप लोगों का जो यूपी पीईटी होती है उसमें बाकायदे मेंशन किया है कि अशोक से हम पूछेंगे। ठीक है, देखिए अशोक को आप लोग देख लीजिएगा, हर एग्जाम में आप लोगों का आता है। RO से लेकर SSC वगैरह हर एग्जाम में अशोक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अशोक के बारे में आए ना। अगर प्राचीन इतिहास से आ रहा है तो अशोक से जरूर आता है। देखिए अशोक के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। बिंदुसार के बाद अशोक शासन बना। अशोक का शासन कब से कब तक था? 273 ईसा पूर्व से कब तक था? 232 ईसा पूर्व तक। 273 से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। देवानाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। ठीक है, भाब्रू अभिलेख में अशोक को भाब्रू अभिलेख में इसे क्या कहा गया है? इसे प्रियदर्शी केवल कहा गया है। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। और इसे मास्की अभिलेख में, मास्की शिलालेख में, मास्की गुर्जरा शिलालेख में इसे क्या कहा गया है? मास्की शिलालेख में इसे बुद्ध शाक्य कहा गया है। बुद्ध शाक्य कहा गया है। और मास्की गुर्जरा नेतुर व उदयगोलम में अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। मास्की गुर्जरा नेतुर व उदयगोलम में इसका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि किन अभिलेखों में इसका नाम क्या क्या है। ठीक है, अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। 99 भाइयों की हत्या, इसके 99 भाइयों थे, उनकी हत्या करी थी इसने राजा बनने के लिए। और अशोक की माता का नाम क्या था? असल में भाइयों की हत्या करना इसका थी, मजबूरी भी हो गया था। जैसे कि अशोक ने एक तुच्छ कुल की, निम्न कुल की कन्या से शादी करी थी, तो बिंदुसार ने क्या किया था? इसे राज्य से निकाल दिया था और राज्य से निकाल कर इसे तक्षशिला का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। जब तक्षशिला का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, तक्षशिला उसमें बहुत विद्रोह में था तो उसे दूर कर दिया। और वहीं पर अशोक ने अपने जो विद्रोह वाला थी, इसके पिताजी को तो लगा कि विद्रोह संभाल नहीं पाएगा, धीरे धीरे अपना खत्म हो जाएगा, मगर वहीं पर इसने विद्रोह को दबाया भी और काफ़ी अपने अंदर निखार लाया
और जब निखार लाया फिर तब इसके जो बच्चा हुआ तो उसे मारने की कोशिश की गई इसके भाइयों के द्वारा, कि कहीं ऐसा ना हो कि इत्ती का नाम बिंदुसार कहीं थी हमें शासक न बनाकर अशोक को शासन नहीं दिए तो इसके बेटे को न दे दें, तो इसे इत्ती का नाम इसके भाई बेटे को मारने की कोशिश की गई, फिर इसकी बीवी को भी मारने की कोशिश, तब इसने मजबूर होकर अपनी 99 भाइयों की हत्या करी। ठीक है। और अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी इसकी माता थी। ठीक है। अशोक के जो सगे भाई थे, 99 भाई तो अलग अलग माताओं से थे, सगे भाई का नाम था विगत अशोक। सगे भाई का नाम विगत अशोक था। विगत शोक। ठीक है। बोधिसत्व ग्रंथ में अशोक की माता का नाम धम्मा बताया गया है, इसकी माता का नाम धम्मा भी बताया गया है। किस ग्रंथ में? बोधिसत्व ग्रंथ में। बोधिसत्व ग्रंथ में अशोक की माता का नाम धम्मा बताया गया है। और दिव्यावदान ग्रंथ में अशोक की माता का नाम पार्श्वदिका बताया गया है। दिव्य बौद्ध धर्म ग्रंथ है दिव्यवदान। दिव्यदान में अशोक की माता का नाम पाशादिका बताया गया है। ठीक है। अशोक के सिंहासन ग्रहण करने के 4 वर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। 269 ईसा पूर्व में इसे सिंहासन पर तो 273 ईसा पूर्व में बैठ गया था, मगर 4 वर्षों तक इसे आपसी संघर्ष में जुटा रहा। आपसी संघर्ष में जुटा रहने के कारण 4 वर्ष बाद इसे 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक। ठीक है। अशोक के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? सुसीम था। सबसे बड़े भाई का नाम, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग एक भी ऐसा नहीं है जो फालतू की चीज़ें हो, फालतू की चीज़ें मैं बताऊंगा ही नहीं। सुसीम था, किसी न किसी एग्जाम में आपका आया हुआ है, जीएस में जहाँ भी जीएस रहता था कहीं कहीं आया। बड़े भाई का नाम सुसीम था। राज्याभिषेक के 9वें वर्ष, चौथे वर्ष तो राज्याभिषेक हुआ, 9वें वर्ष जाके 260 ईसा पूर्व में, 260 ईसा पूर्व, यानी कि चलिए क्या 9वें वर्ष, वैसा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। लिखवा नहीं रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ नहीं लिखवा जाता, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा साथ में। 260 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध 260 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी और यहीं से उसका हृदय परिवर्तन भी हुआ। हृदय परिवर्तन भी कलिंग युद्ध में हुआ। देखा कि बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मार काट मची, इतने लोगों को विधवा किया मैंने, और इसका परिणाम क्या निकला? एक ज़मीन का छोटा टुकड़ा। और कलिंग पर आक्रमण करने का इसका एक और कारण था। कलिंग का आक्रमण ऐसा भी माना जाता है कि गलतफहमी में भी हुआ। कलिंग पर जब ये आक्रमण करने गया तो कलिंग उस टाइम वहाँ पे कुछ जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर दस्यु रहा करते थे। वो अशोक के जो साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के जो व्यापारी थे उनको व्यापार नहीं करने देते थे। तो व्यापारियों ने आकर इनसे शिकायत करी कि आके आप इतनी बात कीजिए। तो इसने अपना सेना छोटी सी टुकड़ी भेजी। तो कलिंग के जो ये पहाड़ियाँ थी, ये थोड़ी कलिंग की तरफ से ऊंची थी, तो यहाँ पर कलिंग के सैनिक थे, उनको लगा कि ये जो अशोक की छोटी सी सेना आ रही है ये कलिंग पर हमला करने के लिए आ रही थी। तो इन्होंने पहाड़ियों पर से हमला कर दिया, जिससे अशोक की सेना तितर बितर हो गई। तब उसके बाद अशोक ने कहा कि रुकिए मैं आपको सबक सिखाता हूँ। तो अशोक ने तब वापस अपना बड़ी सेना के साथ, ठीक है, यहाँ पर वापस कलिंग पर आक्रमण किया। हालांकि कलिंग और व्यापारिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, और ये सेना इनको जा रही थी समझाने के लिए कि दस्युओं को, जो दस्यु थे राज्य में उनके कलिंग के, उनको हटाने के लिए, और इति का नाम है राजा से कर वसूलने के लिए, कि कलिंग बहुत फर्टाइल है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे पोर्ट वगैरह थे, तो उनसे अच्छा खासा कर मिल सकता था। मगर पहले ही कलिंग की सेना ने आक्रमण कर दिया था। ये गलतफहमी की वजह से भी ये युद्ध हुआ, ऐसा माना जाता है। तो फिर उसके बाद चलिए अब हम देखते हैं, कलिंग का युद्ध हो गया। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से, 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति पर कार्य किया। देखिए मैं कलिंग आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। कलिंग युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलिंग आपका यहाँ कहीं पर था, उड़ीसा, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये कलिंग माना जाता था। ये वाला जो क्षेत्र है यहीं पर, तो यहाँ पर आप जो युद्ध हुआ था कलिंग का 260 ईसा पूर्व में, 60 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की नीति अपना ली। धम्म नीति अपना ली, धर्म नहीं है, धम्म है, सॉरी रुक जाइए, सही करने दीजिए इसे। धम्म नीति अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपनाई। ठीक है। उस समय कलिंग की राजधानी, जब इसने आक्रमण किया तो उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। ये भी एग्जाम में पूछ लिया है। तोसली कलिंग की राजधानी थी। अशोक की कुल कितनी पत्नियाँ थीं? अशोक की कुल 5 पत्नियाँ थीं। पहले के राजा महाराजा 1-2 पत्नी से उनका इतिहास कमा नहीं चल पाता था, 5 पत्नियाँ थीं। इसी चक्कर में कई राजा जो थे इतनी विलासिता हो जाते थे तो निर्वंशीय रह जाते थे, उनके बच्चे नहीं हो पाते थे। पहली थी आपकी महादेवी, दूसरी हैं आपकी असंघमित्रा, असंघमित्रा, तीसरी है आपकी तिस्यरक्षा, चौथी है आपकी पद्मावती, और 5वीं है आपकी
कारुआकी, ठीक है। कारुआकी सबसे प्रिय पत्नी थी। इलाहाबाद अभिलेखों में मिलता है कि सबसे प्रिय पत्नी कारुआकी थी। इलाहाबाद अभिलेख से, इलाहाबाद यानी प्रयागराज आपका अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि सबसे प्रिय पत्नी का नाम कारुआकी था। अशोक के बेटे का नाम, बेटे कौन कौन थे? अशोक के बेटे थे महेंद्र था, जालौक था, और कौन था? कुणाल था। अशोक के बाद कुणाल ही शासक बनता है। महेंद्र तो बौद्ध धर्म अपना लेता है। फिर उसके बाद तिस्य था, ठीक है। अशोक की 2 पुत्रियां भी थीं। इसकी 2 पुत्रियों का नाम क्या था? संघमित्रा व चारुमती। संघमित्रा एंड चारुमती 2 पुत्रियों का नाम था इसके 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, ठीक है। अशोक ने कश्मीर में जो श्रीनगर है, आपका जो श्रीनगर है, उसे किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। किस एग्जाम में? SSC में। कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर का जो श्रीनगर है उसे किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था, ठीक है। अशोक पहले सवमतानुयायी था, बाद में उपगुप्त से दीक्षा लेकर, पहले क्या था? ये पहले शिव का पुजारी था। शिव का पुजारी यानी सवमत के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इससे पिछले वाले लेक्चर में सवमत का। फिर बाद में किसे इसने दीक्षा दी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध मतानुयायी बन गया, बौद्ध मतानुयायी बना, ठीक है। और अशोक के ऊपर और किसका प्रभाव पड़ा? मोगलीपुत्र तिस्य कौन था? आप लोग बताइए। अगर क्या कहते हैं, जो बौद्ध धर्म का संगीतियाँ हुई थी उनके बारे में आप लोग जानते होंगे तो आप लोग मोगलीपुत्र तिस्य को भी जानते होंगे। और ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मोगलीपुत्र तिस्य किस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम, ये जो शिलालेख मिले हैं इनको सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1800 कब पढ़ा था? 1837 में, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त करी। पहले ये लगता था कि क्या लिखा हुआ कुछ पता ही नहीं चल पाता था। अशोक कौन था, क्यों नहीं था, ये वो इनके अभिलेखों से ही पता चला। और ये किस भाषा में थी? ये प्राकृत भाषा में भी इसके शिलालेख हैं, प्राकृत में भी हैं और ब्राह्मी में भी हैं। कुछ शिलालेख ब्राह्मी में भी हैं और फिर उसके बाद खरोष्टी लिपि में भी हैं, खरोष्टी लिपि में, और फिर ग्रीक लिपि में भी हैं। मतलब कई अलग अलग जगहों पे थी, लगवाया था इसने। अफगानिस्तान और ईरान तक इसने शिलालेखों को लगवाया था। और इन शिलालेखों पर लिखा क्या होता था कि मतलब राज्य का संचालन कैसे होगा और कौन किसका क्या कर्म होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ था। धर्म की नीति, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रचार करने के चक्कर में लगवाया था। आरमाइक लिपि में भी लिखा हुआ है इसका शिलालेख। अरे यार रुक जाइए, आरमेइक लिपि में भी लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद इसका ग्रीक में भी हो गया और इन लिपियों में इसे लिखा गया था, ठीक है। अशोक का जो शिलालेख है इन लिपियों में मिला है। अशोक के समय के 3 प्रकार के लेख मिलते हैं। तो आइए हम इसके लेखों के बारे में कि किस तरीके के लेख मिलते हैं। पहला आपका लेख मिलता है शिलालेख के रूप में, जो पत्थरों पर लिखे गए हैं, शिलालेख, ठीक है। फिर आपका दूसरा लिखा गया स्तंभ के रूप में, पत्थरों को ही स्तंभ बनाकर, स्तंभ शिलालेख। स्तंभ जो थे वो लोहे के भी बनाए गए, स्तंभ लेख। और तीसरा आपका किस रूप में लिखे हैं? गुहा लेख, जो गुफाओं में लिखे गए, गुहा लेख, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अलग अलग शिलालेखों, जो इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं, आइए उनके बारे में देख लेते हैं। शाहबाजगढ़ी अभिलेख पाकिस्तान में है। शाहबाजगढ़ी अभिलेख ये कहाँ है? आपका पाकिस्तान में है। और ये किस लिपि में लिखा गया है? ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। इसके शिलालेख जो थे वो लोकल लैंग्वेज में लिखवाता था कि ताकि आम जनमानस को समझ में आए। ये नहीं कि डिक्टेटर की तरह कि हमको जो थी, हम यहाँ मगध में हम बिहारी जानते हैं तो अब देवनागरी लिपि में ही सारा कुछ लिखवा देंगे, या हमारा प्राकृत है या पाली है उसी में अर्धमागधी हम बोल रहे हैं तो उसी में, ऐसा नहीं है। एकदम जो थी था, क्या कहते हैं, अपना लोकल लिपि जो वहाँ चलती थी उस लिपि में लिखवाता था ताकि आम जनमानस हर एक को समझ में आ जाए। और फिर उसके बाद तक्षशिला, अशोक राजा बनने से पहले यहीं का राज्यपाल था। तक्षशिला अभिलेख, तक्षशिला में बहुत विद्रोह हुए थे जिनको दबाने के लिए। ये भी तक्षशिला आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान में ही है, ठीक है। और ये किस लिपि में? आरमाइक में है। कोस कोस पर बदले पानी, 2 कोस पे जुबानी, भारत का ये सिस्टम है। फिर उसके बाद है आपका अफगानिस्तान का सुरेकुना अभिलेख। ये कहाँ पे है? ये आपका अफगानिस्तान में है। और ये किस लिपि में है? ये ग्रीक लिपि में है। और फिर उसके बाद ग्रीक एंड आरमाइक दोनों में है ये, सॉरी, ग्रीक एंड आरमाइक,
आरमाइक, दोनों में है ये। फिर आपका लगमान, फिर आपका लगमान अभिलेख, ये आपका कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है आपका लगमान अभिलेख, पाकिस्तान में। और ये किस लिपि में है, ये आरमाइक लिपि में है, आरमाइक लिपि में। ठीक है, इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट शिलालेख होगा जो किन किन भाषाओं में लिखे गए, ये किन किन लिपि में लिखा गया ये बताया गया। पत्थरों में जो लिखा शिलालेख लिखे गए हैं, फिर उसके बाद स्तंभ लेख के बाद आपका अभिलेखों के बाद जो पत्थरों में लिखे गए हैं, मानो पत्थरों में खोद कर लिखे गए अभिलेख, पत्थर या शिलालेख। कौन कौन से पत्थरों में लिखेगा शिलालेख, पहला आपका शाहबाजगढ़ी, जो भी मैंने बताया कि पाकिस्तान में शाहबाजगढ़ी। फिर उसके बाद आपका कालसी, कालसी कहाँ है, कालसी शिलालेख, आपका कालसी शिलालेख है उत्तराखंड में। शिलालेख ये आपका उत्तराखंड में है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा, उत्तराखंड। फिर है मानसेहरा अभिलेख, ये पत्थरों पर लिखे गए मान, अरे यार क्या मैं कर रहा हूँ, न लिखना है लिख रहा हूँ, मानसेहरा, मानसेहरा अभिलेख ये आपका कहाँ है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का हजारा जिला, मानसेहरा अभिलेख। फिर आपका गिरनार, गिरनार शिलालेख ये कहाँ है, आपका जूनागढ़ गुजरात में है, जूनागढ़, ठीक है, गुजरात में गिरनार। फिर आपका धौली शिलालेख, धौली शिलालेख कहाँ है, आपका उड़ीसा जगन्नाथपुरी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में है। फिर है आपका छठवां आपका एरागुड़ी शिलालेख, एरागुड़ी, एरागुड़ी शिलालेख कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और फिर है आपका सातवां सोपरा शिलालेख, सोपरा आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में, सोपरा, 7 शिलालेख हैं, सोपरा शिलालेख ये आपका महाराष्ट्र के थाने में पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अशोक के पहले शिलालेख में जो है वो किसकी बात की गई है, शाहबाजगढ़ी में पहला, देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां और ये छठवां, ठीक है। अब इनके बारे में आइए विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। पहले शिलालेख, शाहबाजगढ़ी शिलालेख में क्या किस में बात की गई है, जीव हत्या पर रोक, जीव हत्या पर रोक, पहले शिलालेख में। और दूसरे में क्या कहा गया है, दूसरे शिलालेख में, मैं नंबर डाल दूँ क्या, यहाँ पर नंबर डालना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले में आपका जीव हत्या पर रोक, दूसरे में आपका क्या कहा गया है, दूसरे में अभिलेख में आपका संगम राज्य के बारे में बताया गया है, संगम राज्य के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद भारत में प्रथम पशु अस्पताल भी दूसरे शिलालेख में, प्रथम पशु अस्पताल जहाँ पर चिड़ियाओं का इलाज होता था, सोचिए अस्पताल, आज के डेट में इतनी का नाम है, चिड़ियाओं का इलाज करने के लिए अस्पताल, मानव अस्पताल तो ठीक है ही नहीं। और फिर उसके बाद मानव अस्पताल के बारे में भी बताया गया है कि अशोक ने पहला पूरे विश्व का पहला प्रथम पशु अस्पताल बनाया था और पहला मानव अस्पताल आपका इंडिया में अशोक ने बनवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका तीसरा शिलालेख, तीसरे शिलालेख में क्या बताया गया, तीसरे शिलालेख को राज्याभिषेक के 12वें वर्ष खुदवाया गया और इसमें उसने रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति मिलता है, रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, हे राम, रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। और रज्जुक का कार्य क्या था, रज्जुक हर 5वें वर्ष घर घर जाकर सामाजिक और धार्मिक विषयों पर सर्वे करता था, 5वें वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष सामाजिक व धार्मिक सर्वे जो करता था उसे रज्जुक कहा जाता था, हर 5वें वर्ष उसको उसे करना था। और तीसरे अभिलेख में उसने माता पिता व मित्रों तथा बड़ों के सम्मान की बात कही है, इसी अभिलेख में उसने माता पिता मित्रों तथा अपनी से उम्र में बड़े जो थे बड़ों के सम्मान की बात कही है कि उनका सम्मान करना चाहिए, करने का निर्देश भी दिया है, ठीक है। फिर आपका तीसरा हो गया, फिर आपका इम्पोर्टेंट है, चौथा इम्पोर्टेंट नहीं है, पाँचवा हम लोग देख लेते हैं। 5वें शिलालेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि की निंदा, पशु हत्या तो पहले में है, ठीक है, जीव हत्या नहीं करनी है, ये तो पहले शिलालेख में, पशु बलि की निंदा जो है वो पशु बलि की निंदा ये आपका 5वें में है, ठीक है। अंतर आप लोग ध्यान रखिए, जीव हत्या की बात आए तो पहला शिलालेख, पशु बलि की बात आए तो 5वां अभिलेख। पारंपरिक अवसरों पर, पारंपरिक अवसरों पर जो बलि दी जाती है उसकी बात की है। और 12वें, फिर उसके 5वें बाद फिर आपका आता है 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख में अशोक ने धर्म नीति का मजम्मत की है, धम्म नीति लागू करने की बात कही है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, संगम राज्य व कलिंग युद्ध,
के बारे में हमें जानकारी उसके 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है, अलग अलग जो छोटे छोटे शिलालेख थे उनसे। ठीक है, जो 12वीं में आपका अशोक की धम्म नीति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला, और कलिंग शिलालेख कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अशोक के रूपनाथ गुर्जरा, चलिए ये भी देख लेते हैं। रूपनाथ गुर्जरा, मास्की, उदयगोलम, नेत्तूर लघु शिलालेख हैं जिनसे अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये मैंने पीछे ही आपको बताया था। ठीक है, रूपनाथ आपका कहाँ मिलता है? रूपनाथ आपका पेज ऊपर करने दीजिए। देखिए, रूपनाथ आपका है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर है आपका गुर्जरा, ये भी मध्य प्रदेश के दतिया में है, मध्य प्रदेश के दतिया में। फिर आपका मास्की, मास्की कहाँ पर है आपका? कर्नाटक, कर्नाटक के रायचूर जिले में पड़ता है मास्की जिला। फिर आपका उदयगोलम, उदयगोलम ये आपका कहाँ पड़ता है? बेल्लारी, कर्नाटक, कर्नाटक में ये भी पड़ता है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। और फिर आपका नेत्तूर, नेत्तूर भी आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ये लघु शिलालेख हैं, ये सारे के सारे लघु शिलालेख हैं। और लघु शिलालेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। शिलालेख जिनमें इसका नाम अशोक मिलता है कि इसका नाम अशोक था। ठीक है, और उसके बाद इससे क्या इन शिलालेखों से और क्या आ सकता है? आपका आ सकता है, हाँ, दिल्ली मेरठ का जो टोपरा अभिलेख है, दिल्ली एंड मेरठ का जो टोपरा शिलालेख है, शिलालेख जो है उसे फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली लाया था। मेरठ से फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो था वो कहाँ से लाया था? मेरठ से दिल्ली लेकर आया था, मेरठ से दिल्ली लेकर आया था। ठीक है, और फिर बाद में इसको जहांगीर दिल्ली से वापस इलाहाबाद लेकर चला जाता है। दिल्ली मेरठ शिलालेख की खोज 1750 में टेफिन थेलर ने की थी। इसकी खोज जो थी वो किसने की थी? टेफिन थेलर, टेफिन थेलर ने करी थी। ठीक है, दिल्ली मेरठ टोपरा शिलालेख जो था वो फिरोज शाह टोपरा से दिल्ली, यानी टोपरा आपका कहाँ पड़ता है? आपका टोपरा पड़ता है अम्बाला, हरियाणा में। दिल्ली टोपरा, टोपरा जो है आपका हरियाणा में पड़ता है। इसे भी कहाँ ले गया था? ये दिल्ली लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक, और इसे पढ़वाने की कोशिश की रही। इस पर लिखा क्या है? जब नहीं कुछ समझ में आया तो फिर अपने इसने क्या किया, इस पर अपना भी थी खुदवा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने अपना खुदवा डाला, दिल्ली लेकर आया था। ठीक है, दिल्ली टोपरा एकमात्र शिलालेख है जिसमें 6 स्तंभ लेख हैं। दिल्ली जो टोपरा अभिलेख है इसमें एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें 6 स्तंभ लेख भी हैं, स्तंभ लेख हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका और कौन कौन से स्तंभ लेखों के बारे में? हाँ, लौरिया और राज शिलालेख, लौरिया और राज शिलालेख, ये आपका बीपीएससी में आया हुआ है। ये आपका चंपारण में पड़ता है, हमारा गिरिया है, गिरिया का जिला है चंपारण, दोस्त मतलब उसको हम लोग गिरी गिरी बोलते हैं, आशुतोष गिरी नाम है, उसको गिरिया गिरिया बोलते हैं, चंपारण पड़ता है। और लौरिया नंदनगढ़ भी आपका, लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़ शिलालेख, ये भी आपका कहाँ पर है? चंपारण, बिहार में ही है। ठीक है, और फिर उसके बाद है आपका रामपुर स्तंभ लेख और ऋषभ की मूर्ति लगी है, ये भी आपका कहाँ पर है? चंपारण में भी है। रामपुरवा स्तंभ लेख, स्तंभ लेख कहाँ पर है? आपका चंपारण, बिहार में ही है। और इस पर क्या लगा है? बैल की मूर्ति लगी है, ऋषभ, बैल की मूर्ति। ऐसा ये शिलालेख है आपका। अरे सीधा बना दीजिए, ऐसा शिला ये स्तंभ लेख है आपका। तो यहाँ पर क्या करते थे? एक मूर्ति बैठा देते थे यहाँ ऊपर, यहीं पर ऊपर जो है रामपुरवा स्तंभ लेख में ऊपर बैल की मूर्ति लगी है यहीं पर। और फिर उसके बाद पेज ऊपर करने दीजिए, और कौन सा आ सकता है आपका? पूछ सकता है, हाँ, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख जो है इसे जहांगीर, इलाहाबाद में ये था, इलाहाबाद, इसे जहांगीर कौशाम्बी से लेकर आया था इलाहाबाद में, कौशाम्बी से, और इस पर अपने नाम का शिलालेख खुदवाया। कौशाम्बी से इलाहाबाद लेकर आया था, इलाहाबाद लेकर चला आया था। आज का प्रयागराज, योगी जी उसको नाम प्रयागराज दे दिए हैं। इलाहाबाद लेकर चला आया था। कौन लेकर आया था? जहांगीर लेकर आया था। ठीक है, और आपका लघु स्तंभ लेखों के बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं कि उनमें कुछ दिया हुआ है या नहीं दिया। सांची का जो लघु स्तंभ लेख है, सांची का लघु स्तंभ लेख जो दिया, इसमें क्या बताया गया है? सांची के लघु स्तंभ लेख में मध्य प्रदेश सांची में इसे महात्मा को सुधारने का आदेश दिया है।
महात्मा को सुधारने का आदेश, सुधारने का आदेश दिया है, महात्मा को सुधारने का। फिर उसके बाद है आपका सारनाथ का लघु स्तंभ लेख, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। इसमें क्या बताएगा? सारनाथ के लघु स्तंभ लेख। सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनारस में। यह पहले कौशाम्बी में था। इसके बारे में यही पूछा है कि कहाँ था। पहले कौशाम्बी में था, यह पहले कौशाम्बी में था, कौशाम्बी में था। ठीक है। रुक्मिणी देवी के लघु स्तंभ लेख से अशोक की लुम्बिनी यात्रा पर, लुम्बिनी में कर माफी का जिक्र मिलता है। लुम्बिनी जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी देवी लघु स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख से हमें अशोक की किस यात्रा का मिलता है? अशोक की लुम्बिनी यात्रा का जिक्र मिलता है। और जब यहाँ पर ये आया था लुम्बिनी यात्रा व कर माफ़ी, यहाँ पर कर को माफ़ कर दिया था कि जाओ ये बुद्ध का जन्म स्थल है, तो यहाँ पर कर को उसने माफ़ कर दिया था। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख जो है उसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कौशाम्बी लघु स्तंभ, ये पूछा हुआ है एग्जाम में। स्तंभ लेख को रानी का स्तंभ लेख भी कहते हैं, स्तंभ लेख भी कहते हैं। ठीक है। और इसे ही इलाहाबाद लेकर चला गया था जहांगीर। और यहीं से कारुआकी का जिक्र मिलता है कि कारुआकी जो थी वो अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी, क्योंकि यहीं पर उसकी पत्नियों का, जिसमें कारुआकी का जिक्र मिलता है। कारुआकी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा मेहरारू थी अशोक की। अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु धम्म महामात्रों की भी नियुक्ति करी थी। 14वें वर्ष किन की नियुक्ति करी? धर्म प्रचार हेतु धम्म महामात्र की नियुक्ति करी थी। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, बौद्ध ग्रंथ जो हैं दीपवंश और कहाँ से? महावंश से हमें किन की जानकारी मिलती है? अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति, थर्ड बौद्ध संगति होने के प्रमाण मिलते हैं कि थर्ड बौद्ध संगति यहीं पे हुई थी। ठीक है। दीपवंश और महावंश से। और तीसरी बौद्ध संगति में जो अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य थे। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। चार की चारों बौद्ध संगतियाँ कहाँ हुई थी और उसके किन किन राजाओं के समय हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को कहाँ भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु पहले महेंद्र गया था। फिर तब जैसे पहले जो राजा थे तो उनको तो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, मगर जो रानियाँ थी उनसे महेंद्र को मिलने की अनुमति नहीं मिली। तो अशोक ने क्या किया? अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा, महेंद्र एंड संघमित्रा। तो संघमित्रा फिर गई तो बौद्ध धर्म की दीक्षा श्रीलंका की राजकुमारी और रानियों को दी। संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है। अशोक ने मज्झिक को कश्मीर तथा कंधार। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। हाँ, तो देखिए हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और अशोक ने अपने पुत्र मज्झंतिक को कहाँ भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कश्मीर और कांधार क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने भेजा था। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अशोक का एक अधिकारी था, क्या नाम था उसका? महारक्षित को कहाँ भेजा था इसने? यूनान भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु यूनान भेजा था महारक्षित को। फिर महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा था।
धर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा था। ठीक है, धम्म के प्रचार हेतु यानी बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। और महादेव नाम का एक अधिकारी था। ये आपका पूछा हुआ पहले केवल महेंद्र और संघमित्रा तक ही सीमित रह जाता था, मगर अब एग्ज़ाम का दायरा बढ़ रहा है, तो आप लोग इसे भी देखिएगा। महादेव को कहाँ भेजा था? महिष मंडल। महिष मंडल मतलब आपका कर्नाटक एंड मैसूर जो इलाका है उसे महिष मंडल कहा जाता था। महिष मंडल भेजा था। और सोना व उत्तरा को सुवर्ण भूमि, सोना एंड उत्तरा, सोना इसकी बेटी को भतीजी टाइप की थी। सोना व उत्तरा को सुवर्ण भूमि म्यांमार को कहा जाता था। सुवर्ण भूमि यानी कि बर्मा, यानी कि म्यांमार, आज का म्यांमार। ठीक है, वहाँ भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु। और मंझिम नाम का जो था, मंझिम को कहाँ भेजा था? हिमालय भेजा था। ये सब सारे के सारे क्या कहलाते थे? ये सब सारे के सारे महात्मा कहलाते थे, जितने भी हैं ये सभी महारक्षित, धर्म महारक्षित, महादेव, ये सभी क्या कहलाते थे? महात्म्य नाम के अधिकारी हुआ करते थे, धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, महात्म्य कहलाते थे। ठीक है, मौर्य काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र, इंडिका व शिलालेखों से मिलती है। ये तो बात अब एकदम क्लियर हो गई। मौर्य काल में विष कन्या के भी जिक्र मिलता है। इस काल में विष कन्या होती थी कि विष कन्याओं का काम क्या था कि जो राजा हुआ करते थे उनकी रक्षा करना। ये अपने साथ एकदम उनके नखों में जो होता था विष भरा होता था, ताकि अगर राजा पे कोई हमला करे तो उसे अपने नखों से ही वो मौत के घाट उतार देती थी। विष कन्या राजा की रक्षा करने हेतु। ठीक है, अब आइए हम लोग मौर्य काल के विभिन्न पुरोहित और जो पदाधिकारी थे उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, जो किंग था तो उसको तो राजा कहते थे, जो सेना का नेतृत्व करता था सेनापति था। इसे थोड़ा बड़ा करने दीजिए। देखिए जो राजा था उसे तो राजा ही कहा जाता था। सेनापति किसे कहा जाता? जो सेनापति जो सेना का नेतृत्व करता था। और जो सिटी मैनेजर था उसको नागरिक कहते थे। काउंसलर को मंत्री कहते थे। जो आज का ट्रेजर होता है उसे सन्निधाता, ट्रेजर मतलब धन की रखवाली करने वाला, उसे सन्निधाता कहते थे। जो दुर्ग की रक्षा करता था उसे अंतपाल कहते थे। और फिर जो चीफ गार्ड जो राजा का गार्ड करता था उसे दवारिक कहा जाता था। ठीक है, फिर आपका आता है पुरोहित। जो पुरोहित था वो पूजा पाठ करवाता था। चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लगा दिया है मैंने। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा पेज ऊपर करने दीजिए। हाँ, चलिए देखिए, मौर्य काल में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? प्रधानमंत्री को पुरोहित कहते थे। ठीक है, ये सब मैं लिखवा रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। पुरोहित कहते थे।
फिर आपका कौटिल्य जो था वो पुरोहित ही था। और कौटिल्य जो ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार मौर्य व अशोक मौर्य तीनों का शासन देखा था। अशोक का जो पुरोहित जो था उसका नाम क्या था? राधागुप्त। और वो चाणक्य का पुत्र था। चाणक्य के जो बेटे थे राधागुप्त, वो अशोक के पुरोहित थे। ठीक है, चाणक्य की मृत्यु अशोक के समय में हुई थी। और मौर्य काल में तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी राजा और पुरोहित के बाद समाहर्ता होता था। करों की वसूली करने वाला समाहर्ता, करों की वसूली जो करता था उसे समाहर्ता कहते थे। समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, और सेना का जो प्रमुख था उसे सेनापति कहते थे। सेना प्रमुख जो था वो सेनापति कहा जाता था। ये भी आप लोगों का एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सा अधिकारी क्या कार्य देखता था। फिर आपका था युवराज। ये राजा का उत्तराधिकारी था। राजा का उत्तराधिकारी कौन था? राजा का उत्तराधिकारी युवराज था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। फिर आपका होता उद्योग धंधे व बाजार का परीक्षण करने वाला अधिकारी कौन था? उद्योग धंधे का परीक्षण कौन करता था? उद्योग धंधे का परीक्षण कर्मांतिक करता था। कर्मांतिक। फिर आपका आता है दुर्ग की रक्षा कौन करता था? दुर्ग की रक्षा दुर्गपाल करता था। दुर्गपाल करता था दुर्ग की रक्षा। और सीमा की रक्षा कौन करता था? सीमाओं की रक्षा कि जो मौर्य साम्राज्य उसकी सीमा की रक्षा अंतःपाल करता था। अंतःपाल। और जंगलों की रक्षा कौन करता था? क्योंकि जीवों की हत्या पर तो रोक लगाई थी। जीव रहेंगे कहाँ? जंगल में ही रहेंगे। तो उनकी रक्षा कौन करता था? जंगलों की रक्षा आट्विक नामक अधिकारी नियुक्त था। आट्विक। ठीक है, और मौर्य काल में सबसे बड़े अधिकारियों को क्या कहा जाता था? इन अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। हाँ देखिए, राजा का जो अंगरक्षक था उसे अंतवार्षिक कहा जाता था। अंगरक्षक को क्या कहते थे? अंतवार्षिक। अंगरक्षक को अंतवार्षिक कहा। और बड़े अधिकारियों को तीर्थ के नाम से जानते थे। बड़े अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ कहा जाता था। और कुल कितने तीर्थ थे? कुल 18 तीर्थ थे। 18 तीर्थ थे व 26 अध्यक्ष थे। कुल 18 तीर्थ व 26 अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद है आपका पणया अध्यक्ष। यह वाणिज्य का अध्यक्ष था। 26 अध्यक्षों में वाणिज्य का अध्यक्ष कौन था? वाणिज्य का अध्यक्ष किस नाम से जानते थे? पणया अध्यक्ष। यह वाणिज्य का अध्यक्ष था। फिर आपका आबकारी का प्रमुख। आबकारी का प्रमुख कौन था? सुराध्यक्ष। आबकारी प्रमुख को हम लोग सुराध्यक्ष, उस टाइम सुराध्यक्ष कहते थे मौर्य काल में। फिर अब क्या है? बूचड़ खाने का प्रमुख। बूचड़ खाने का प्रमुख, इसको क्या कहा जाता था? बूचड़ खाने के प्रमुख को सुनाध्यक्ष। सुनाध्यक्ष। फिर आपकी जो मौर्य काल में महिला जासूस थी, महिला जासूस मतलब कि रेड स्पैरो
मौर्य काल की। रेड स्पैरो आप लोग मूवी देखिएगा, अच्छी मूवी है। उसमें रशियन जासूस के बारे में बताया गया है। जो महिला जासूस थी उसे क्या कहते थे? गणिका अध्यक्ष कहते थे। गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। फिर आपका कृषि विभाग का प्रमुख, कृषि विभाग का प्रमुख, कृषि विभाग का प्रमुख को किस नाम से जानते थे? सीता अध्यक्ष। ठीक है। फिर है छापखाने का प्रमुख, छापखाने का प्रमुख। छापखाने का प्रमुख कौन था? लक्षणा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष छापखाने का प्रमुख था। फिर आपका पासपोर्ट विभाग, उस टाइम जो अन्य देश के लोग आते थे उनको पासपोर्ट इशू किया जाता था। यहाँ पे जाना है अन्य देश में। पासपोर्ट विभाग का प्रमुख कौन था? पासपोर्ट विभाग का प्रमुख था मुद्रा अध्यक्ष। देखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि धन का प्रमुख था। मुद्रा अध्यक्ष। फिर आपका माप तौल का, चलिए पेज ऊपर करने दीजिए। इनको साथ साथ आप लोग नोट करते चलिएगा, और इससे बाहर तो आप लोगों का बिल्कुल नहीं। माप तौल का अधिकारी कौन था? माप तौल का अधिकारी, माप तौल का अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? पौता अध्यक्ष, पौता अध्यक्ष। फिर आपका घोड़ों का प्रमुख, कुल 26 अध्यक्ष थे, उनमें से जो मेन इम्पोर्टेंट है वही घोड़ों का प्रमुख, वही मैं लिखवा रहा हूँ। घोड़ों का प्रमुख किस नाम से जाना जाता था? अश्वाध्यक्ष। ठीक है। फिर आपका महालेखाकार, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, महालेखाकार। महालेखाकार किस नाम से जानते थे? अक्षपटला अध्यक्ष, अक्षपटला अध्यक्ष। ठीक है। और अध्यक्षों का वेतन जो होता था वो 1000 कर सांपड़ था। अध्यक्षों का वेतन 1000। जो सिविल सर्वेंट थे, अध्यक्ष मतलब सिविल सर्वेंट इस टाइम का समझ लीजिए। 1000 कर सांपड़। ठीक है। और राज्य जो है प्रांतों में विभक्त था, और कुल पहले 4 प्रांत थे, बाद में अशोक के समय 5 प्रांत हो गए। देखिए, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। राज्य किस में बटा हुआ था? राज्य प्रांतों में बटा था, प्रांतों में, जिसका एक अध्यक्ष जो होता था। प्रत्येक प्रांत का अध्यक्ष राज परिवार के लोग ही होते थे। इसका अध्यक्ष राज परिवार के लोग, प्रांतों का अध्यक्ष राज परिवार के ही लोग होते थे। राज परिवार के लोग इसका संचालन करते थे, प्रांतों का। ठीक है। और ये प्रांतों का प्रमुख कौन होता था? राज परिवार के लोग, उनको क्या कहते थे? आर्यपुत्र। प्रांतों का प्रमुख आर्यपुत्र इनको कहा जाता था। आर्यपुत्र या युवराज जो थे वही क्या नाम है, प्रांतों के प्रमुख बन पाते थे। मौर्य काल में कुल कितने प्रांत थे? कुल 4 प्रांत थे। बाद में एक इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र भी कहा जाता था, चक्र भी कहलाते थे ये प्रांत। ठीक है। और बाद में जो है ये मौर्य काल में जो 4 प्रांत थे उसमें एक और प्रांत जुड़ गया था, तो कुल 5 प्रांत हो गए। अशोक के समय 5 प्रांत थे। अशोक के समय 5 प्रांत हो गए। ठीक है।
चलिए देख लेते हैं, एक एक प्रांत के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला था आपका उत्तरापथ प्रांत, उत्तरापथ प्रांत। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, यहीं का राज्यपाल, अशोक राजा बनने से पहले यहीं का राज्यपाल था। फिर थी आपकी दक्षिणापथ प्रांत। इसकी राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी थी। फिर आपका तीसरा है आपका अवंती राष्ट्र, और इसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। उज्जैन। फिर है आपका प्राची प्रांत, चौथा। ये प्रांत पूछे हुए हैं आप लोग। प्राची प्रांत की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, और यहीं पर अशोक रहता था। फिर है आपकी पांचवी कलिंग प्रांत जो थी वो तोसली थी। और फिर आपका जो है कलिंग प्रांत जो है वो अशोक के समय नया प्रांत कौन सा बना था? अशोक के समय कलिंग प्रांत बना था। कलिंग क्योंकि कलिंग पर 260 ईसा पूर्व में इसने विजय प्राप्त करी थी। और फिर जो है आपका सौराष्ट्र प्रांत था। सौराष्ट्र प्रांत की कथा थोड़ी अलग थी। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे अलग थी। छठा, कुल तो मेनली तो 5 ही प्रांत थे, मगर जो सौराष्ट्र प्रांत था वो अर्ध स्वतंत्र था। ठीक है, मतलब इसका जो राजपाट था वो आधा स्वतंत्र था। और इसका अध्यक्ष चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त था। सौराष्ट्र प्रांत का अध्यक्ष पुष्यगुप्त नामक एक राज्य अधिकारी था, पुष्यगुप्त। वह अशोक के समय कौन था? तुषास्प था। अशोक सौराष्ट्र प्रांत में जो था वो अर्ध स्वतंत्र था, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त था, और अशोक के समय तुषास्प था। और आइए देख लेते हैं, पुष्यगुप्त जो था, पुष्यगुप्त और तुषास्प। इन्होंने क्या कराया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त और तुषास्प ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ये इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, कि इसका निर्माण किसने कराया था। और फिर उसके बाद जो प्रांत थे, ये 5 प्रांत हो गए। प्रांतों को फिर किस में बांटा गया था? प्रांतों को मंडल में बांटा गया था। मंडल में, जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय 18 मंडल है ना, उसी तरीके से मंडल में बटे थे। और मंडलों को फिर किस में बांटा गया था? जिलों में बांटा गया था। और जिलों को क्या कहते थे? आहार कहते थे। मंडलों के नीचे जिले थे, जिनको क्या कहा जाता था? आहार। ठीक है, आहार जो थे उनको विषय भी कहते थे। आहारों को जिलों को आहार या विषय भी कहते थे। और इनके नीचे जो था वो विषय के नीचे 8000 ग्राम थे। हर एक विषय के नीचे 8000 गांव। 8000 गांव का जो समूह होता था उसे क्या कहते थे? स्थानीय
स्थानीय कहलाता था। ठीक है, और फिर स्थानीय के नीचे खारवटिक था। इसमें 200 गाँव का समूह था। 200 गाँव का समूह क्या होता था? खारवटिक कहलाता था। खारवटिक, ठीक है, खारवटिक। और खारवटिक जो था, इसमें फिर खारवटिक के नीचे 10 गांव थे। 10 गांव, और इन 10 गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? खारवटिक के नीचे जो 10 गांवों का समूह था उसे संग्रहण कहा जाता था। संग्रहण, ठीक है, संग्रहण थे। फिर संग्रहण के नीचे प्रत्येक गांव को, 10 गांव के नीचे जो संग्रहण था, 10 गांवों का समूह संग्रहण कहलाता था। इसके नीचे जो गांव थे उनको ग्राम कहते थे। प्रत्येक गांव को ग्राम, ग्राम में एक गांव होता था। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन होता था? ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी होता था। ग्रामणी, यानी कि जो सबसे छोटा राजनीतिक इकाई, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी वो ग्राम थी, और उसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। ठीक है, और मौर्य काल में, चलिए पेज ऊपर करने दीजिए। हाँ, सबसे छोटा स्तर जो राजनीतिक स्तर पर था उसे ग्राम कहते थे। ठीक है, ग्रामों के बाद 10 गाँवों का समूह जो होता था उसे संग्रहण कहते थे। फिर जो 10 गाँव के समूह को संग्रहण कहते थे। फिर उसके बाद 200 गाँव का समूह था, 200 गाँव के समूह को खारवटिक कहते थे। फिर आपका जो था जो खारवटिक थे उनके समूह को क्या कहते थे? 200 गाँव के समूह को खारवटिक कहते थे। फिर उसके बाद 8000 गाँव का समूह होता था, 8000 गाँव के समूह को स्थानीय कहते थे। और उसके ऊपर फिर विषय थे, विषय के ऊपर आपके आहार, विषय या आहार उनको कहा जाता था, जिले के स्तर पे थे। और फिर उसके बाद मंडल थे, मंडल के ऊपर प्रांत थे, और प्रांत के ऊपर तब राजा का शासन था। ठीक है, अब देखिए, मौर्य काल में रबी की फसल को हेमन कहते थे। रबी फसल को हेमन कहा जाता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ROR में पूछा है, हेमन कहते थे। ठीक है, और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में 7 वर्गों को बांटा है। जो मेगास्थनीज की इंडिका है उसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। 7 वर्गों में बांटा इंडिका में। ठीक है, और इंडिका में उसने लिखा कि गुलाम प्रथा का प्रचलन नहीं था। जो गुलाम प्रथा थी वो प्रचलन में नहीं थी, गुलाम प्रथा का प्रचलन नहीं था। और राजस्व के स्रोत भाग व बलि नामक कर थे। जो राजस्व के स्रोत थे, राजस्व के स्रोत जो थे उनको क्या कहते थे? एक था भाग और दूसरा था, पहला भाग नामक कर था, दूसरा नाम था बलि। बलि जो थी वो राजा को दी जाती थी डायरेक्ट। ठीक है, और मौर्य शासन में सड़क पर कीचड़ फैलाने पर पकोदक सन्निरोधे नामक जुर्माना लगता था। सड़क पर गंदगी, स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी से पहले वह लॉन्च कर दिया था अशोक। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जो जुर्माना लगता था उसका क्या नाम था? पकोदक सन्निरोधे जुर्माना लगता था। कीचड़ फैलाओगे जुर्माना लगाएंगे। ठीक है, अशोक के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत भी भेजा था। अशोक के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत भेजा था।
राजदूत अपना दूत भेजा था अशोक के दरबार में, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि इनके बारे में पूरी जानकारी हमें एकदम अच्छे से पता चल गई। ठीक है, और इससे बाहर अब आप लोगों का कुछ नहीं आने वाला। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो था, इसी के बाद इसके अशोक के बाद कुणाल बना, कुणाल के बाद और भी कई अन्य राजा बने, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतिम शासक जो था वो कौन था? अंतिम शासक दशरथ था, और दशरथ थोड़ा कमज़ोर था। और इसके समय, दशरथ के समय पुष्यभूति कह रहे हैं, इसका जो सेनापति था, इसने इसको दशरथ को अपदस्थ कर दिया, और अपदस्थ करके मौर्य साम्राज्य की नींवें हिला दी। ठीक है, और यहीं से मौर्य साम्राज्य का पतन भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना इस तरीके से मौर्य साम्राज्य के बारे में। इससे ज़्यादा आप लोगों का आएगा भी नहीं, बस इतना ही है जो भी है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आप लोगों को का नाम सुझाव देना हो या जो भी थी कमेंट करें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि लाइक और शेयर करते हैं तभी यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है, इसे आगे बढ़ाने लायक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे मौर्योत्तर काल।